गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो हर रोज की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए हाजिर है लेकर के देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल खबरें हो या फिर हो देश की तमाम बड़ी खबरें, हर खबर में आपको बताएंगे विस्तार से। जी हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे आपको फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बने रहना है, क्योंकि इस बुलेटिन में हम आपको खबरें एकदम अलग अंदाज में दिखाते हैं। देश, दुनिया, आपके राज्य, शहर, कहाँ पर क्या हुआ है, हर अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप बने रहिए हमारे साथ अगले 1 घंटे। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं उस भीषण तूफान की जिसने बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों में जमकर कहर बरपा रखा है। बिल्कुल, करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी जो तटीय इलाके हैं वहाँ भारी नुकसान पहुंचा है। और हालात ये है कि बंगाल की खाड़ी में ना तेज बारिश के बाद अब बाढ़ की आशंका भी बढ़ गई है। भीषण चक्रवाती तूफान मोखा ने रविवार को बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों में दस्तक दी। इसके चलते दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों में काफी नुकसान देखने को मिला है। निचले इलाकों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। चक्रवात के चलते समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। तूफान के साथ भारी बारिश और तकरीबन 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोरदार हवाएं चल रही हैं। इससे बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में खतरनाक बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में आपदा प्रबंधन कर्मी हाई अलर्ट पर हैं। पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों के तटीय इलाकों में आपदा मोचन बल के कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गोताखोरों सहित एनडीआरएफ कर्मियों की 7 टीमों को पूर्व मेदिनीपुर जिले में दीघा मंदारमणि तटीय इलाकों में तैनात किया गया है। तेज हवाओं के चलते टेकनाक और सेंट मार्टिन द्वीप में कई पेड़ उखड़ गए और कई घरों की छतें क्षतिग्रस्त हो गई। टेकनाक म्यांमार के पास है और ये नाफ नदी के जरिए उत्तरी म्यांमार के तटों से अलग होता है। तूफान से निपटने की तैयारी के तौर पर बांग्लादेश ने प्रभावित इलाकों के पास के हवाई अड्डों को बंद कर दिया है। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। तो एक तरफ चक्रवात की वजह से बंगाल की खाड़ी में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, और इधर लखनऊ में प्रीति मुश्किलें बढ़ी हैं लोगों के स्टंटबाजों की वजह से। जी हाँ, दरअसल लखनऊ में स्टंटबाजी का एक वीडियो जमकर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक बाइक पर खड़े होकर न सिर्फ स्टंट कर रहा है, न सिर्फ स्टाइल मार रहा है, बल्कि असलहा लहरा रहा है और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा है। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए। बुलेट बाइक पर स्टंटबाजी करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो लखनऊ का बताया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक चलती बुलेट मोटरसाइकिल पर खड़ा है और हाथ में असलहा लेकर लहराता नजर आ रहा है। ये वायरल वीडियो राजधानी लखनऊ के इमामबाड़े के पास का बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले लखनऊ में इसी तरह का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक शख्स बाइक के ऊपर खड़ा होकर स्टंट करता नजर आया था। युवक चलती बाइक पर खड़ा होकर गुटखा खा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। तो लखनऊ में स्टंटबाजी का ये वीडियो तो आपने देख लिया, और अब रुक करते हैं बिहार का। जरा सोचिए, पुलिस का काम क्या होता है? कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखना, है ना। लेकिन यहाँ पर नेताजी की तरफ से एक पार्टी दी गई और ये पुलिस वाले जिनकी जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये वहाँ पर पार्टी के बाहर सुरक्षा में तैनात हो गए। और जरा आप समझिए कि उसके बाद भी वहाँ पर हालात अनियंत्रित हो गए। दरअसल हुआ क्या कि मौका था मटन पुलाव की पार्टी का था। बिहार में मटन और पुलाव लोगों की खासा पसंदीदा एक व्यंजन है, और ऐसे में जो महागठबंधन के कार्यकर्ता थे वो पार्टी में जमकर मटन पुलाव पर टूट पड़े। और हालात ये हो गया कि पार्टी में वहां पर खाने पहुंचे जो कार्यकर्ता थे, उसकी वजह से पूरी पार्टी रणक्षेत्र में बदल गई। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की मटन पार्टी में जमकर हंगामा और मारपीट देखने को मिली।
मटन पुलाव खाने पहुंचे लोग एक दूसरे से भिड़ गए। देखते ही देखते मुंगेर के पोलो मैदान में बना पंडाल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पहले पाने के चक्कर में कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के सम्मान में मटन पुलाव महाभोज का आयोजन किया था। इसमें मटन का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में महागठबंधन कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग भी पहुंच गए। भीड़ बढ़ती चली गई और सुरक्षा इंतजाम कम पड़ गए। मटन पुलाव के लिए लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने एक्शन लिया और हल्के बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर किया। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से जब इस महाभोज के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में भोज दिया गया था। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो जिस गांव में जाते हैं वहाँ के गांव के लोग उत्साह के साथ 500,000 वर्कर को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? खिलाते हैं और प्रेम से खिलाते हैं। तो साल में एक बार मेरा भी तो फर्ज है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएं, उनको प्रेम से खिलाएं, सम्मान के साथ उनको बैठाएं। तो वही काम हम कर रहे हैं। वैसे प्रीति, बड़ा आयोजन हो या छोटा आयोजन हो, बिहार पुलिस का जो सुस्त रवैया है वो हमेशा बिहार की बदनामी कराता है। फिर चाहे ललन सिंह की तरफ से दिए गए मटन पुलाव की हम बात करें, जो पार्टी हुई उसकी बात करें, या फिर बागेश्वर धाम की सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का जो दरबार पटना में लगा है वहाँ का ये हाल आप देख लीजिए। जी हाँ, दरअसल आप जानते हैं कि कल किस तरीके से पटना में दिव्य दरबार लगा था, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ वहाँ पहुंची और ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था नाकाफी साबित हुई, जिसकी वजह से आज फिर से जो दिव्य दरबार लगना था, कार्यक्रम जो होना था, उसको स्थगित करना पड़ा है। लेकिन क्या है इस कार्यक्रम के स्थगित करने की इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। भीषण गर्मी, 42 डिग्री से भी ज्यादा का तापमान और 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। पटना के नौबतपुर में दूसरे दिन जब बाबा बागेश्वर का दरबार सजा तो भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लाखों भक्तों के लिए लगा पंडाल छोटा पड़ गया। गर्मी की वजह से जैसे लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंची, उन्होंने उसी समय हनुमंत कथा का समापन कर दिया। साथ दोगे जिंदगी भर पक्का? तो आज हमारी बात मान लो कि कम मात्रा में कल आना, घर पर बैठकर टीवी में देखना। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए, इसलिए हमारी अब आरती कर लेते हैं बहुत जल्दी। श्री सीताराम भगवान की। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर उड़ रही धूल और गर्मी के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद आनन फानन में सभी लोगों को भीड़ से अलग कर दूसरी जगह बैठाया गया, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने आज लगने वाली दिव्य दरबार को भी स्थगित करने का निर्णय लिया। दरबार को अगर लगेगा तो हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही भीड़ हो जाएगी। अनहोनी ना हो, हमारे मन में ये शंका है, तो हमें लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। फिर कभी जब बिहार आएंगे कथा चलती रहेगी, 5 दिन की कथा सुनाई जाएगी। दावा किया जा रहा है कि आयोजक समिति की ओर से भीड़ का आकलन कर प्रशासन को बता दिया था। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से वो सारे इंतजाम नहीं किए गए, जिससे कि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। जिला प्रशासन को चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ शासन प्रशासन को व्यवस्थित करना, फोर्स देना। हमको लगता है कि जितना लोग आए उसको व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं था, व्यवस्था नहीं था। वहीं दूसरी ओर दिव्य दरबार स्थगित होने के बाद से लोगों में निराशा है। बाबा के भक्तों का होटल के बाहर तांता लगा है। भीड़ जो है भक्तों की, वो अभी भी यहाँ पर होटल के बाहर, जिस होटल में बाबा ठहरे हुए हैं उसके बाहर मौजूद है, और लोगों में निराशा है, क्योंकि दिव्य दरबार को लेकर लोगों में खासा उत्साह था। बावजूद इसके जब कैंसिल कर दिया गया है तो लोग काफी यहाँ पर दुखी है।
तो बाबा बागेश्वर के बाद अब बात करते हैं उस माफिया की जिसके हत्या हुए करीब 1 महीना पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अतीक अहमद पर हर रोज अब भी नए खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, अतीक अहमद का जो अवैध काला साम्राज्य है उस पर जंग छिड़ी हुई है। इसके अलावा खुलासे ये भी हो रहे हैं कि अतीक अहमद का जो काला कारोबार था वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश, देश के बाकी कई और राज्य बल्कि विदेशों तक भी फैला हुआ है। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद विदेशों में खड़े किए गए उनके अवैध साम्राज्य को लेकर जंग छिड़ गई है। अतीक अहमद की दुबई में संपत्ति और बिजनेस को लेकर आरिफ MBA और सद्दाम आमने सामने हैं। दरअसल सद्दाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का रिश्तेदार है, जबकि आरिफ अतीक की कथित प्रेमिका का बेटा है। सद्दाम पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पिछले 2 साल में अतीक अहमद की ज्यादातर अवैध संपत्ति या तो कुर्क की जा चुकी है या फिर उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। लेकिन ऐसी कई संपत्तियां हैं जिसे लेकर अब अतीक के परिवार और उसके करीबियों में जंग शुरू हो गई है। वहीं अतीक के काले साम्राज्य को संभालने वालों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये वो लोग हैं जो लाल कॉलोनी से लेकर कालंदीपुरम तक अतीक अहमद की प्रॉपर्टी का कामकाज संभालते हैं। धूमनगंज थाने में अधिवक्ता विकास बख्शी ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। जिन लोगों के खिलाफ जांच शुरू हुई है उनमें श्याम देवी मिश्रा, अयोध्या प्रसाद मिश्रा, कैलाश किशोर मिश्रा, गुलशन मिश्रा, फरमूद आलम, असीम हल्दर, अमर सिंह और जयप्रकाश मिश्रा के नाम शामिल हैं। और आगे आपको दिखाएंगे अमेरिका से लेकर बांग्लादेश तक कुदरत ने कैसे मचाया है कहर। इसके अलावा फिलिस्तीन की जो जनता है वो क्यों जश्न में डूबी हुई है। सिर्फ 2 मिनट में दिखाते हैं आपको दुनिया में और क्या कुछ चल रहा है। बांग्लादेश म्यांमार में चक्रवात तूफान मोचा ने कहर बरपाया है। शहरों में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे जनजीवन तहस नहस हो गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। जान बचाने के लिए लोग ऊंचे इलाकों में ठिकाना बना रहे हैं। राहत शिविरों में लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। अमेरिका के टेक्सास में टॉर्नेडो ने फिर कहर बरपाया है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से आया बवंडर तबाही मचाते चला गया। कई घर और बिजली के खंभे तहस नहस हो गए। एक शख्स की मौत भी हो गई। तूफानी बवंडर की वजह से दिन में अंधेरा छा गया। पूरा आसमान धूल और बादल से ढक गया, जिससे विजिबिलिटी 0 हो गई। सड़क पर कई गाड़ियां तो कबाड़ बन गईं। भीषण आग की ये तस्वीरें यूक्रेन के टेर्नोपिल शहर की हैं। रूसी सेना के जोरदार हमलों के बाद ये गोदाम आग का गोला बन गया। ये आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल की 18 गाड़ियां और 80 फायर फाइटर्स को लगाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। ये तस्वीर फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से आई है। लोगों ने आधी रात में सड़क पर निकलकर जश्न मनाया। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन में पिछले 5 दिनों से संघर्ष के बाद जब सीज फायर का ऐलान किया, तब फिलिस्तीनियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इन 5 दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे, जिसमें 33 फिलिस्तीनियों ने जान भी गंवाई। ये वीडियो क्यूबा से आया है। ये सभी प्रदर्शनकारी LGBTQ कम्युनिटी के हैं, जो भारी तादाद में राजधानी हवाना की सड़कों पर उतरे और इन्होंने होमोफोबिया के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। बता दें, क्यूबा हर साल 17 मई को होमोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। कर्नाटक चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस दफ्तर के बाहर महासंग्राम छिड़ा है। पूर्व CM सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार के समर्थक आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कर्नाटका में 130 के ऊपर सीट्स मिले हैं, लेकिन ड्रामा अभी तक बाकी है कर्नाटका में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये डिसीजन अभी तक नहीं लिया है कांग्रेस ने। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शंग्रीला होटल के बाहर बहुत सारा ड्रामा हो रहा है। एक तरफ से सिद्धरामैया के सपोर्टर्स हैं, दूसरी तरफ DK शिव कुमार के सपोर्टर्स। प्रचंड जीत के बाद कर्नाटक का अगला CM कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। बताया जा रहा है कि कल शाम हुई विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने साफ कर दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
हालांकि होटल शंग्रीला में हुई बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के इस फैसले के बाद डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया आज दिल्ली आ सकते हैं, जहां वे पार्टी अध्यक्ष खड़गे और पार्टी आलाकमान सोनिया राहुल से मुलाकात करेंगे। इस बीच पार्टी पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आज दिल्ली आएंगे। वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार का जन्मदिन आज है, लेकिन पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में डीके शिवकुमार ने रविवार के दिन ही जन्मदिन का केक काटा और सिद्धारमैया को केक खिलाकर कड़वाहट दूर करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान उन्होंने जो ट्वीट किया है वो पार्टी आलाकमान के लिए एक मैसेज की तरह है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरा जीवन कर्नाटक के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। मेरे जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कर्नाटक के लोगों ने मुझे सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार दिया। डीके शिवकुमार का संदेश साफ है, लेकिन देखना अभी बाकी है कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से जीत का तोहफा डीके शिवकुमार को मिलता है या सिद्धारमैया को। तो देखिए, कर्नाटक में मिली बड़ी सफलता के बाद अब किस तरीके से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आती हुई नजर आ रही है, एकजुट होती हुई नजर आ रही है, और इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, उसके बाद से ये पहला मौका था जब गठबंधन एक साथ नजर आया और विपक्ष ने साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने की बात कही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए एक संजीवनी की तरह है। जिस तरह से कांग्रेस ने बजरंगबली हिंदुत्व का मुकाबला स्थानीय मुद्दों से किया, उससे सभी पार्टियां समझ गई हैं कि एकजुटता और सही मुद्दों के आधार पर बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ा जा सकता है। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद सबसे ज्यादा हलचल महाराष्ट्र में है, जहां अघाड़ी गठबंधन सुर में सुर मिलाकर एकजुटता की बात कह रहा है। महाअघाड़ी की मुंबई में हुई बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी यही माना कि राज्य की तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी का सफाया हो सकता है। बात बात पर बीजेपी के खिलाफ उग्र हो जाने वाले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत महाअघाड़ी में एकता की बात करते हुए कांग्रेस की इस जीत को विपक्ष की जीत बताया और महाराष्ट्र जीतने का दावा कर दिया। शरद पवार के घर हुई महाअघाड़ी की बैठक में उद्धव ठाकरे, संजय राउत, नाना पटोले, अजित पवार, बाला साहेब थोराट समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को कर्नाटक की बीजेपी सरकार से भी भ्रष्ट बताया। बीजेपी की हार एनसीपी में शामिल उन नेताओं के लिए भी एक झटके की तरह है जो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन करने के पक्ष में थे। माना जा रहा है कि कर्नाटक में मिली बीजेपी की हार से एनसीपी में जारी विद्रोह को अब दबाया जा सकता है। वैसे तो चुनाव में हार जीत लगी रहती है, किसी की हार किसी की जीत, लेकिन कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद ऐसा लगता है मानो विपक्ष को एक नई संजीवनी मिल गई है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर के बीजेपी पर हमलावर है। विपक्षी खेमे की कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो इस वक्त बीजेपी पर हमलावर ना हो। जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना कर्नाटक में करना पड़ा है, अब विपक्षी पार्टियां जमकर निशाना बीजेपी पर साध रही है। हालांकि 2 दिन तक तो बीजेपी चुप रही, लेकिन अब अपने गम को भुलाते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है और वो भी विपक्ष पर पलटवार करना शुरू कर चुकी है। कर्नाटक में मिली हार के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। कांग्रेस से लेकर शिवसेना, आम आदमी पार्टी से लेकर मनसे तक अपने सियासी तर्कश से वाण छोड़ बीजेपी को ज्ञान की घुट्टी पिला रही है। मी मागे माझ्या भाषणामध्ये म्हटलं होतं की विरोधी पक्ष हा कधी जिंकत नसतो, सत्ताधारी हरत असतो, आणि मला असं वाटतं की हा पराभव हा स्वभावाचा पराभव आहे, वागणुकीचा पराभव आहे आणि आपलं कोण वाकडं करू शकतं अशा जो विचार जो असतो त्याचा हा पराभव आहे। जनतेला, लोकांना कधी गृहीत धरू नये हे या प्रकारमध्ये या निकालामधनं आलेला मला सर्वांनीच बोध घेण्यासारखं आहे, सगळ्यांनी घ्यावा। कर्नाटक में मिली हार के बाद कांग्रेस बीजेपी पर नफरत की दुकान सजाने का आरोप लगा रही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए दावा किया कि बीजेपी ने कर्नाटक को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मैं इतना ही कहूंगा
वो नफरत अपने दिल और दिमाग में ना रखें। भारत में नफरत का कोई स्थान ही नहीं है और जो लोग नफरत रखते हैं उनको ये होता होगा। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ काम करती, तभी तो देश को आगे लेकर जा रही है। ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। राज्यों की सरकारों में और राज्यों के चुनावों में विषय राज्य स्थानीय ही होते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मिली ये हार किसी कांटे से कम नहीं है। हालांकि पार्टी का दावा है कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में मिली हार का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, चुनाव के बाद वार पलटवार तो होते रहते हैं, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले चुनाव से पहले ही उसकी तैयारियों में जुट जाती है। अब देखिए, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में मिली हार के बाद अब बीजेपी जुट चुकी है तेलंगाना के चुनाव की तैयारियों को लेकर, और इसीलिए तो हिंदू एकता यात्रा में बीजेपी इस वक्त जुट चुकी है। और हिंदू एकता यात्रा में शामिल हो रहे हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने इस दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को जमकर ललकारा, और जो ऐलान उन्होंने इस दरमियान कर दिया उसको लेकर के अब बवाल मचना तय है। तेलंगाना में निकाली गई हिंदू एकता रैली में जब असम से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाग लिया तो वो सीधे ओवैसी को ललकार बैठे। हजारों की भीड़, लोगों का उत्साह को देख हेमंता ने भी हुंकार भरते हुए जल्द ही तेलंगाना में राम राज्य कायम होने का दावा किया। अभी तेलंगाना में राजा का राज से राम राज्य बनने वाला है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने करीमनगर से जो हुंकार भरी उसकी गूंज हैदराबाद तक सुनी गई। इस दौरान सीएम हेमंता ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ललकारते हुए 300 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई करने की बात कही। और मैंने ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूँ, 602 में 2 साल में बंद किया और 300 मदरसा 1 साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। हिंदू एकता रैली में शामिल होने वाले असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने हर उन मुद्दों पर अपनी हुंकार भरी जिस पर विपक्ष ने विवाद खड़ा किया, फिर चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो या द केरला स्टोरी का मुद्दा। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी अब अगले मिशन पर जुट गई है। दरअसल तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए यात्रा के जरिए बीजेपी खास वर्ग के वोटर्स को साधने में जुटी है। अब तेलंगाना की सियासत से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजस्थान की, जहां कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। घमासान वहां भी मचा हुआ है क्योंकि सचिन पायलट अपनी ही पार्टी का सरदर्द बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जी हाँ, सचिन पायलट की पदयात्रा आज जयपुर पहुंचने वाली है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट इस रैली के दौरान कुछ ऐसा ऐलान कर सकते हैं जिसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हजारों समर्थकों की भीड़ तपती गर्मी में भी लगातार आगे बढ़ती। कांग्रेस नेता का ये कारवां तस्वीर राहुल गांधी के पद यात्रा की नहीं बल्कि सचिन पायलट के पद यात्रा की है, जिसमें हजारों की भीड़ तिरंगा थामे जयपुर की ओर लगातार बढ़ रही है। अपनी ही सरकार के खिलाफ पद यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज जयपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। 5 दिन चल रही यात्रा का आज आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि जयपुर पहुंचने से पहले सचिन पायलट अपनी इस यात्रा में पूरी ताकत झोंक देंगे। भले ही सचिन पायलट इस यात्रा को गहलोत सरकार विरोधी न बताएं, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि वो बीजेपी के भ्रष्टाचार के बहाने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर लगातार निशाना साध रहे हैं। सचिन पायलट का आरोप है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता से बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच का वादा किया था, लेकिन वर्तमान की गहलोत सरकार ने उन घोटालों की जांच नहीं की। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान और दोपहर में आग उगलती सड़क पर पायलट पिछले 4 दिनों से लगातार चल रहे हैं। अजमेर से शुरू हुई 125 किलोमीटर की पैदल यात्रा में सचिन पायलट अब जयपुर के करीब हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि पद यात्रा के आखिरी दिन सचिन पायलट
अगला कौन सा कदम उठाने वाले हैं। सचिन पायलट जयपुर पहुंचने पर अपनी यात्रा का समापन करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता पायलट महापुरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जो अशोक गहलोत के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन होगा। माना जा रहा है कि रैली के दौरान सचिन पायलट अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर जनता के सामने कुछ संकेत दे सकते हैं। तो हेलमेट नहीं पहनने पर किस तरीके से मां ने बेटे को सबक सिखाया है और 70 साल के बुजुर्ग ने किस तरीके से स्टंटबाजी की है। चलिए 2 मिनट जब तक हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, तब तक आप हमारा वायरल सेगमेंट देख लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। मां अपने बेटे की हेलमेट ना लगाने पर बीच सड़क पर ही कैसे पिटाई कर रही है। पुलिस बीच बचाव में आती है, जब कहीं जाकर मामला शांत होता है। 70 साल की उम्र में दादाजी ने बाइक पर ऐसे स्टंटबाजी की, जिसने भी देखा वो देखता रह गया। कभी वो बाइक पर लेट जाते, कभी बाइक का हैंडल छोड़ देते, तो कभी बाइक पर ही डांस करने लगते। ये दादाजी कमाल के हैं। दादाजी के कारनामे को किसी ने कैमरे में कैद कर इसे वायरल कर दिया। यूजर्स वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। स्किपिंग आपने खूब देखी होगी, लेकिन क्या आपने ऐसी स्किपिंग पहले कभी देखी है क्या? अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। लड़की डांस करते हुए स्किपिंग कर रही है। वीडियो में देखिए 2 लोग रस्सी पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और लड़की डांस करते हुए स्किपिंग कर रही है। स्किपिंग कर रही लड़की ना अटकती लटकती है और वो नॉन स्टॉप स्किपिंग करती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस खतरे के खिलाड़ी को भी देखिए, कोबरा के साथ कैसे मस्ती कर रहा है। जिस कोबरा को देखते ही लोगों की चीखें निकल पड़ती हैं, उस कोबरा के साथ ये शख्स खेल खेल रहा है। ये वीडियो देख लोग हैरान हैं। यूजर्स स्नेक मैन को दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। स्टंटबाजी करना इस युवक को कैसे भारी पड़ा, ये वीडियो देखिए। दीवार पर खड़े होकर शख्स स्टंटबाजी कर रहा था। वो बैक जंप करता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और 2 दीवारों के बीच करीब 20 फीट नीचे जा गिरता है। हालांकि उसे चोट नहीं आती। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और यूजर्स इस युवक को स्टंटबाजी न करने की सलाह दे रहे हैं। और आगे आपको दिखाएंगे अकोला में हुई हिंसा के बाद की चिंताएं भी इस वक्त बढ़ी हुई हैं। तो झारखंड सरकार की चिंता क्यों बढ़ी और क्यों सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। पुलिस के चौतरफा वार से बौखलाए भाकपा माओवादियों ने आज बिहार और झारखंड में बंद बुलाया है। झारखंड और बिहार पुलिस इस बंद को लेकर अलर्ट है। प्रदेश के सभी जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। चतरा में 4 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। बंद की जानकारी मिलने के बाद झारखंड, बिहार के अलावा साथ ही बाकी राज्यों की पुलिस ने भी अपने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। बंद से दूध, मेडिकल, एम्बुलेंस और दमकल सेवा को छूट दी गई है। जानकारी के मुताबिक बंद को लेकर बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में पोस्टर जारी किए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि चतरा के जंगल में नशीली चीज खिलाकर उनके साथियों की हत्या की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में ड्रोन से बमबारी कर उनके साथियों को निशाना बनाया जा रहा है। पोस्टर में माओवादियों ने सभी से बंद का समर्थन करने की अपील की है। इस बंद को लेकर बिहार और झारखंड की पुलिस अलर्ट पर है। नेशनल हाईवे और रेल रूटों पर खास सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस के जवानों को संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल हाल के दिनों में झारखंड पुलिस की तरफ से चलाए गए खास अभियान के तहत दर्जनों नक्सलियों को मार गिराया गया। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म केरला स्टोरी, जिसकी बम्पर कमाई बॉक्स ऑफिस पर जारी है। इसके अलावा डॉन 3 से उठ गया है पर्दा। जी हाँ, बस 2 मिनट में देखिए एंटरटेनमेंट का फुल डोज। एक्ट्रेस अदा शर्मा स्टारर फिल्म द केरला स्टोरी की
धमाकेदार कमाई जारी है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके साथ ही ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे सफल मूवीज में से एक बन गई है। अदा शर्मा की एक्टिंग की जोरदार तारीफ हो रही है। मेकर्स को आने वाले दिनों में फिल्म से और अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। शाहरुख खान के फैंस के लिए बड़ी खबर है। शाहरुख खान की फिल्म डॉन 3 ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी है। फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक इंटरव्यू में कहा कि डॉन 3 पर काम चल रहा है। फिल्म की स्क्रिप्टिंग अपने आखिरी फेज में है। बताया जा रहा है कि फिल्म डॉन 3 में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। मदर्स डे के मौके पर बॉलीवुड ने भी स्पेशल फोटोज शेयर की हैं। समीरा रेड्डी ने एक वीडियो शेयर कर कहा, मां बनने के बाद महिलाओं के शरीर में जो चेंजेस आते हैं उन पर उन्हें प्राउड फील करना चाहिए। इसके अलावा ताहिरा कश्यप ने भी एक वीडियो शेयर कर मां बनने की जर्नी शेयर की। तो उधर एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी अपनी मां के साथ कई सारी थ्रोबैक फोटोज शेयर की हैं। स्वीडिश सिंगर लॉरेन का जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, लॉरेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुनिया के 25 देशों के सिंगरों को हराते हुए लॉरेन ने ये खिताब जीता। सिंगर लॉरेन ने फाइनल में अपने पड़ोसी देश के सिंगर कोरेजा नॉर्डिक को हराते हुए दूसरी बार यूरोविजन का ताज अपने नाम किया। इस इंटरनेशनल सिंगिंग प्रतियोगिता का आयोजन तो यूक्रेन में होना था, लेकिन जंग की वजह से ब्रिटेन के लिवरपूल में यूरोविजन सिंगिंग कंपटीशन कराई गई। तो पाकिस्तानी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में पीडीएम चीफ यानी कि मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमकर बवाल देखने को मिल सकता है और बड़े प्रदर्शन की कॉल भी दी गई है। और बवाल तो एक बार फिर से पाकिस्तान के गृह मंत्री के एक बयान से भी हो गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को फिर से जेल भेजा जा सकता है। आखिर क्यों हो सकती है इमरान खान की गिरफ्तारी, क्या तर्क इसके पीछे गृह मंत्री ने दिया है पाकिस्तान के, वो आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। इमरान खान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मिली राहत पर पाकिस्तान के सत्ताधारी गठबंधन दल पीडीएम ने मोर्चा खोल दिया है। पीडीएम चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि पीडीएम के सभी दलों के कार्यकर्ता इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। अंदेशा जताया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। पीडीएम चीफ का आरोप है कि चीफ जस्टिस इमरान खान के समर्थक हैं और उनके पक्ष में फैसले सुना रहे हैं। पीडीएम चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जज उमर बंदयाल नहीं हटते तब तक प्रदर्शन करेंगे। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर हाल में हुए प्रदर्शनों में इमरान खान का हाथ पाया गया तो उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। ये देखें ना कि चंद 100 लोग जो है वो किसी शहर में किसी ज़िले में कोई अवामी एहतजाज नहीं हुआ, कोई अवाम जो है वो बाहर नहीं आए, सिर्फ वही 200, 250, 150 वो लोग जो है वो सामने आके किस तरह से ट्रेंड तरीके से आग लगाते रहे हैं, किस तरह से जो है वो गलेल चलाते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब उसका कनेक्ट अगर उसका कनेक्ट जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं इन तमाम केसेस से, जराइम से, उसकी इमा पे जो सारा हुआ है तो उससे जब जुड़ता है, एविडेंस सफाई मिसल पे आती है तो बिल्कुल उनको अरेस्ट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो है वो करना चाहिए। राणा सनाउल्लाह ने पीडीएम से आज होने वाले प्रदर्शन को रोकने की मांग की है। वैसे प्रीति, जितना बदनाम पाकिस्तान है ना पूरी दुनिया में, इतना बेइज्जत तो मुझे लगता है कोई भी और मुल्क नहीं होता है, क्योंकि अपना जो उन्होंने बोया है वही काट रहे हैं। आतंक को पाला पोसा है, अब उसी के लिए परेशान है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता, भारत के खिलाफ साजिशें रचता ही रहता है। तभी तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत पकड़ी गई 40,000 करोड़ की जो ड्रग्स है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आ रहा है। क्या ये पूरा मामला और कैसे एनसीबी को मिली है बड़ी कामयाबी हाथ, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के जरिए 40,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामदगी के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का कनेक्शन सामने आया है। एनसीबी के इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह के मुताबिक पिछले 1 साल में भारतीय एजेंसियों ने समुद्र में जितनी भी ड्रग्स पकड़ी उसमें से ज्यादातर कराची में बैठे हाजी सलीम ने भेजी है।
बता दें कि हाजी सलीम दाऊद इब्राहिम और आईएसआई के बीच की अहम कड़ी है। पहली सफलता हमें 2022 में फरवरी में ही मिली, जिसमें हमने 750 केजी ड्रग्स पकड़ा था। और उसके बाद कई और केसेस हमने किए। मुंबई में एमडी का केस किया, बड़ा केस था। और फिर कोचीन में ही हमने पिछले साल 250 केजी हेरोइन पकड़ा था। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के जरिए पिछले एक साल में करीब 40,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। टाइम्स नाउ नव भारत से बात करते हुए एनसीबी के अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमारे सोर्स के ने हमें यह खबर दी थी कि एक बहुत बड़ा बोर्ड, मदर बोर्ड जिसको कहते हैं, कि वो पाकिस्तान ईरान के पोर्ट से निकलेगा और वो इंडिया की तरफ आएगा। तो उसको हमने डेवलप किया और करीब हम पिछले 40 दिन से हमारी टीम सी के अंदर थी और फाइनली हमें ये सफलता मिली है और पहली बार हमने मदर शिप को पकड़ा है। तो ये पाकिस्तान के समर्थक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को इस बार चुनाव में कड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि शुरुआती नतीजों में राष्ट्रपति एर्दोआन को बढ़त जरूर मिल रही है, लेकिन कमाल गांधी को भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या तुर्की की सत्ता पर एर्दोआन ही काबिज रहेंगे या फिर गांधी युग की शुरुआत होगी? इसके लिए फाइनल नतीजों का इंतजार करना होगा। लगातार 2 दशक तक तुर्की की सत्ता में रहने के बाद मौजूदा राष्ट्रपति रचेप तैयब एर्दोआन एक बार फिर राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं। तुर्की में रविवार को हुए चुनाव के शुरुआती नतीजों में राष्ट्रपति एर्दोआन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक एर्दोआन को 55% वोट मिले हैं, जबकि मुख्य विपक्षी दल के नेता कमाल किलिचदारोग्लू को 39% मत हासिल हुए हैं। आर्थिक संकट और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विघटन से जूझ रहे तुर्की में काफी अहम माने जा रहे संसदीय और राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ। ये चुनाव तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के लिए उनके 2 दशक के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव साथ साथ कराए गए हैं और एर्दोआन को सबसे बड़ी चुनौती उनके खिलाफ लामबंद हुए विपक्ष की तरफ से मिल रही है। इससे पहले तुर्की में किसी विपक्षी नेता के लिए इस तरह समर्थन देखने को नहीं मिला था। पहले ही महंगाई की मार झेल रही तुर्की की अर्थव्यवस्था इस साल फरवरी में आए विनाशकारी दोहरे भूकंप के असर से उबरने की कोशिश कर रही है। चुनाव में इस बार ये दोनों मुद्दे ही अहम बने हुए हैं। अब चुनाव के फाइनल नतीजे ही बताएंगे कि तुर्की की सत्ता पर एर्दोआन काबिज रहेंगे या फिर गांधी युग की शुरुआत होगी। फिट इंडिया के चोपड़ा और राघव चड्ढा के रिश्ते पर ऑफिशियल मोहर लग गई है। दोनों की दिल्ली के कपूरथला हाउस में भव्य रिंग सेरेमनी हुई, जिसमें कई नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया। सबसे पहले सुखम साहिब पाठ हुआ, फिर अरदास का आयोजन किया गया। इसके बाद दोनों ने सगाई की अंगूठी एक दूसरे को पहनाई। हालांकि प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस किसी वजह से अपनी साली परिणीति की सगाई में शामिल नहीं हो सके। एक्ट्रेस अदा शर्मा स्टारर फिल्म द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। जल्द ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। फिल्म ने अब तक 94 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से इस फिल्म को अपने राज्यों में ना दिखाए जाने पर जवाब मांगा है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज से पहले ही बड़ी कमाई कर चुकी है। खबर है कि फिल्म ने सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स मिलाकर 60 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। फिल्म के OTT राइट्स भी बिकने वाले हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म इन राइट्स के बूते ही 100 करोड़ रुपए आसानी से कमा लेगी। अजय देवगन की फिल्म भोला OTT पर आ चुकी है, लेकिन Amazon प्राइम पर इस वीडियो को देखने के लिए एक अदद रकम भी देनी होगी। सब्सक्राइबर्स को ये फिल्म देखने के लिए 399 रुपए चुकाने होंगे। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 30 मार्च को रिलीज हुई थी, जिसने वर्ल्ड वाइड 123 करोड़ का कलेक्शन किया था। सलमान खान ने कोलकाता में दबंग द टूर रीलोडेड कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले बॉलीवुड के दबंग खान ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। सलमान के इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सितारे भी शामिल हुए, जिसमें कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा, प्रभु देवा, गुरु रंधावा समेत कई बड़े दिग्गज मौजूद रहे।
हवाई हमले का ये भीषण वीडियो गाजापट्टी का है। यहाँ पर इजरायली मिसाइल ने एक घर को निशाना बनाया। ये एयर स्ट्राइक इतनी विनाशकारी थी कि इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पल भर में ये घर जमींदोज हो गए और मलबे का ढेर लग गया। इसके साथ यहाँ पर कई फीट गहरा गड्ढा भी हो गया। तस्वीरें चीन के चेंगलू शहर से आई हैं। यहाँ पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई। इसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया क्योंकि इस आग से निकलने वाला धुआं काफी जहरीला था। इसकी तेज लपटें आसमान छूने पर आमादा थी। गनीमत ये रही कि इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। गोदाम में आग लगने की वजह क्या थी, इसका पता नहीं चल पाया है। वीडियो मैक्सिको एयरपोर्ट का है, जहां एयर स्ट्रिप पर खड़े एक छोटे प्लेन में आग लग गई तो पूरे हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्राइवेट प्लेन के पायलट ने जैसे ही इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की तो तुरंत प्लेन के अगले हिस्से में आग और धुआं उठने लगा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। तस्वीरें यूक्रेन के मरिंका की हैं। रूसी सेना की बमबारी से ये शहर को खंडहर बना दिया है। दूर दूर तक सिर्फ चारों तरफ तबाही तबाही है। इस ड्रोन वीडियो को यूक्रेन ने जारी किया है, जिसमें यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी वायुसेना ने मारिंका और उसके आसपास के इलाकों को तहस नहस कर दिया है। वीडियो सर्बिया के बेलग्रेड से आया है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और सर्बिया सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक सड़क को ब्लॉक कर दिया, जिसमें लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि हाल ही में सर्बिया में 17 लोगों की मौत हुई थी, जिस पर लोगों का गुस्सा बरपा हुआ है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दरअसल भीषण हादसा हुआ है। यहाँ पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पिकअप वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी। भीषण हादसे में 20 से 25 लोग घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से ये दुखद खबर मिल रही है, जहाँ पर 6 लोगों की मौत भीषण सड़क हादसे में हो गई है। दरअसल पिकअप वैन को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और इस टक्कर में 20 से 25 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से 6 लोगों की मौत की खबर ये मिल रही है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल यहाँ पर पिकअप वैन थी जिसमें बहुत सारे लोग सवार थे और ऐसे में इस पिकअप वैन को ट्रक ने इतनी जोर की टक्कर मारी कि 6 लोगों की तो मौत हो गई है, जबकि 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं कि जो बुरी तरीके से घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। लेकिन सोचे किस तरीके से 6 लोगों की मौत के बाद वहाँ पर कोहराम मच गया। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको बता रहे थे, जहां सड़क हादसे में जिस तरीके से हालात बने उसके बाद फौरन जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको इस बुलेटिन में दिखा दी। इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हम हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। रेडी गाइस?